गुरु में खाइएगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सब कोई जुट जाइए क्लास में फटाफट से। गुड मॉर्निंग। चलिए जी, सब कोई फटाफट से चैट में लिखते चलिए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप लोग लिख दीजिए, सभी चीजें ठीक ठाक है, वॉइस वगैरह क्लियर है, कोई इंटरनेट इश्यूज वगैरह तो नहीं है? चलिए जी, रात वाले क्लास में कितने लोग प्रेजेंट थे? यूरेनस सिस्टम, अभी हम उसका पार्ट 2 करेंगे, यूरेनस सिस्टम कंप्लीट करेंगे जी। अभी हैंड राइज कोई मत कीजिए, अभी मैं किन्हीं से बात नहीं करूंगा, पहले क्लास कंप्लीट करूंगा तभी किन्हीं से बात करूंगा, ठीक है? जो भी डाउट्स हैं आप अपने मन में अभी यहाँ पे लिख के रख लीजिए। क्लास एंड होगी, क्लास जब पूरा कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है जी? चलिए जी, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर मैं कर लूं? चलिए जी, मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ कर देता हूं जी, शेयर एंड जी। हमारे पास यूनिट सिस्टम का आगे के क्वेश्चंस रेडी हैं, वो मैं करवा देता हूं जो बच्चे। चलिए जी, ये यूनिट सिस्टम का हम लोग का पार्ट 2 है। हम लोगों ने यूनिट सिस्टम के कुछ क्लासेस कर चुके हैं, वो करे थे कब? रात में, ठीक है? रात वाली क्लास में, वो क्लास का भी चीजें आप लोग एक बार रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा, ठीक है जी? मैं अपने फोन में भी चला लेता हूँ, एक बार रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि मुझे पता चलते रहे कि क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है जी? तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बताइए, पॉलीयूरिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, पॉलीयूरिया क्या है बताइए? चलिए, कुछ बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास फटाफट से। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। स्टार्ट करूं? चलिए जी, फटाफट से। हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। चलिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज के सुबह का शायद आपका पहला क्लास है आज, और पहले क्लास में आपका मूड एकदम बढ़िया कर देना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, क्योंकि यूनिट सिस्टम का आधा से ज्यादा पार्ट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जितना भी करेंगे इससे इतना होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, ताकि आप आज दिन भर का पूरा जितना भी सब्जेक्ट का क्लास चलने वाला है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सभी क्लास आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? तो ये आप एज ए एनर्जी टैबलेट के तरह इस क्लास को यूज कर सकते हैं। छोटा सा क्लास रहेगा जिसमें कि आपको सीखने को मिलेगा काफी सारी चीज। कैरेक्टराइज्ड बाय, नाम ही है पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? बार बार। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन वन मतलब से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, बहुत बार बार यूरिन फॉर्मेशन होगा, बार बार यूरिन करने के लिए मन होगा, ऐसा लगेगा कि हर आधे घंटे में आपको यूरिन पास आउट करने का मन करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है जी? तो आपका आंसर आ जाएगा अपीयरेंस इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन। क्या आ जाएगा आंसर जी? इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अपीयरेंस ऑफ यूरिन, यदि यूरिन में अपीयरेंस होता है। क्लियर वॉइस है? वॉइस क्लियर है? मेरे फोन में लैग कर रहा है जी, रुकिए मैं खिड़की के बाहर रख देता हूँ जी। अभी ठीक होगी, अभी ठीक होगी, अभी ठीक है वॉइस? बता दीजिए आप लोग, अभी वॉइस ठीक है? आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। नहीं जी, अभी ठीक है, अभी ठीक होगी, अभी ठीक होगी। एक बार देख चेक कीजिए, आप लोग चेक कीजिए एक बार, एक बार चेक कीजिए। ओके ओके ओके, यस यस, क्लियर। चलिए चलिए जी, मैं क्या बता रहा था कि अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। भैया, ग्लूकोज का अपीयरेंस यूरिन में किस आता है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइको। अभी आवाज स्लो आ रही है? अभी थोड़ा सा मैं लाउडली बोलता हूँ जी, ठीक है जी? ग्लाइकोसूरिया, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन
यूरिन में यदि ग्लूकोज का अपीयरेंस हो जाए तो उस डिजीज को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ग्लाइकोसूरिया होता है ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आपके यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास आउट होना मतलब एक तरीके से आप इन्फेक्टेड हैं या डिजीज्ड हैं। जैसे कि एक डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस, आप जानते होंगे, मधुमेह बीमारी वाले पेशेंट में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण से किडनी उतना भी ग्लूकोज का फिल्टर नहीं कर पाता है। बताइए तो, जो क्लास रात में किए थे या फिर नहीं भी किए थे, तो बताइए कि किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? कौन सा पार्ट में? नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? तो पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। तो किडनी उतना भी ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, फिर भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज क्या होता है, फिर भी थोड़ा बहुत अपीयरेंस मतलब जी उसमें पाना। जैसे कि यूरिन में आपका अपीयरेंस मतलब होना, यूरिन में यदि ग्लूकोज भी है तो वो अपीयरेंस होता है। ठीक है जी, पीसीटी सही आंसर आ रहा है। तो ग्लूकोज का मात्रा जब बढ़ जाता है तो किडनी उतना भी ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिस वजह से यूरिन के थ्रू उसका ग्लूकोज पास आउट होने लगता है डायबिटीज के पेशेंट में। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो भी मधुमेह की बीमार पेशेंट होते हैं वो कहीं यूरिन पास आउट करते हैं तो वहां पे चीटी लग जाता है। चीटी लगने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज हो जाता है, और ग्लूकोज में चीटी लगता है ना, ग्लूकोज मीठा होता है, इससे पता चल जाता है कि वो पेशेंट क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। समझे? तो ब्लड में यदि ग्लूकोज का सॉरी यूरिन में अगर ग्लूकोज का अपीयरेंस है तो ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। ठीक है जी, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। और एक बच्चे का कमेंट, सॉरी, ठीक है जी, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। तो जब मैं क्लास करता था तो उसमें मन में डाउट आया था कि सर जब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास आउट होता है तो क्या कोई फील होता है, कोई मतलब कुछ पता चलता है कि ग्लूकोज बाहर निकल रहा है? जी नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चलता है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसेक्राइड है, पता है ना, मोनोसेक्राइड है। और मोनोसेक्राइड क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ग्लूकोज बाहर निकल रहा है। जी चलिए चलिए जी, सब चीज ठीक है, सब चीज ठीक है। तो अब जो बताते हैं, मैं और एक चीज बता देता हूं कि ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में बढ़ जाता है वो किसके कारण होता है, वो क्यों होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल? क्योंकि इंसुलिन, क्या इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। जो इंसुलिन है वो क्या है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, पेनक्रिएटिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पेनक्रिएटिक हार्मोन है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला ही फैक्टर खत्म हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से बीमारी होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का टैबलेट या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। समझ रहे हो? इंसुलिन का इंजेक्शन प्रॉपर इसको शेड्यूल्ड वे में देना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट को, ताकि इंसुलिन जाएगा बॉडी में और उसमें ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बताइए ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कैसे करता है, कैसे करता है? तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है। जी जल्दी से बताइए, तो मैं सारा चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है। तो ये जाकर के लीवर में और अंडर द स्किन, दो जगह, लीवर और अंडर द स्किन दो जगह जाकर के क्या होता है, जो दो जगह जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन से आपने कई सारी चीजें सीखी। ठीक है, फटाफट से चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट फाउंड इन यूरिन, यूरिन में यूजुअली क्या फाउंड नहीं होते हैं? तो हम आपको बता दें कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लगभग बॉडी के हर एक टिश्यू फ्लूइड वगैरह भी होता है, फ्लूइड वगैरह भी होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी होता है। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है यूरिन में, पता है ना। मैग्नीशियम वगैरह इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब होते हैं जी। लेकिन ये जो ग्लूकोज की बात करें हम लोग, तो ये ग्लूकोज वगैरह क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है, तो आपका आंसर ग्लूकोज चला जाएगा जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी इज, किडनी के आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, किडनी के आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं जी, बताइए। आउटर मोस्ट कवरिंग जो दिख रहा है वो कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। तो आपका आंसर चला जाएगा कैप्सूल। ठीक है जी, कैप्सूल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रीनल ब्लड वेसल्स एंटर इन द किडनी थ्रू,
रीनल ब्लड वेसल्स किडनी में एंटर करते हैं किसके द्वारा? तो मैं एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये जो रीनल वेन और रीनल आर्टरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल ब्लड वेसल्स। रीनल वर्ड मतलब जहां भी आ जाए किडनी से लेना देना है। किडनी में जाने वाली आर्टरी, किडनी से निकलने वाली वेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो कहां से एंटर करती है? किडनी में एक नॉच प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। कोई गेट खोल दीजिए जी। हाइलम क्या होता है? हाइलम। तो ये इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम के थ्रू क्या होता है? रीनल एंट्री, रीनल आर्टरी और रीनल वीन पास करता है। समझ गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? रीनल ब्लड वेसल्स एंटर इन द किडनी थ्रू। किडनी में जो एंटर करते हैं, सॉरी, हाँ, किडनी में जो एंटर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? हाइलम के थ्रू करते हैं। हाइलम के थ्रू करते हैं जी। और कैप ऑफ द किडनी, बताइए, कैप ऑफ द किडनी किसको कहा जाता है? कैप ऑफ द किडनी किसको कहते हैं? जैसे ये किडनी है हमारा, किडनी के ऊपर एक क्या पाया जाता है? ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लैंड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो कैप ऑफ द किडनी किसको कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। रीनल कॉर्पोजल इज कंपेराइज्ड ऑफ, रीनल कॉर्पोजल किससे किससे मिलकर बना होता है? रीनल कॉर्पोजल कंपेराइज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड। तो भैया हमने बताया था रात वाली क्लास में कि ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है वो ये देखिए आगे वाला, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। प्लस और उसके अंदर जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल वगैरह, ये सब जो आर्टरी वेन है, एक तरीके से आर्ट्रियोल्स हैं, ये सब क्या है? ग्लोमेरुलस हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल, क्या क्या? ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? रीनल कॉर्पोजल बनाता है। क्या बनाता है? रीनल कॉर्पोजल। रीनल कॉर्पोजल का एक और नाम है, एक और नाम है क्या? मेल्पिजियन बॉडी। क्या है? मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी का फॉर्मेशन क्या होता है भैया? ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। और इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट, किडनी का इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट भी किसको कहते हैं? तो रीनल कॉर्पोजल को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? रीनल कॉर्पोजल को ही कहते हैं। मतलब क्या? ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला के। जी क्लियर हुआ? चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पे, विच सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज आफ्टर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले? सॉरी, लिम्ब नहीं होगा, यहाँ लूप होगा। क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूं, आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप लोग बताइए, क्योंकि रात वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सीक्वेंस आपको ध्यान में रहना चाहिए। बताइए जी, यहाँ पे तो मैंने डायग्राम ऐड कर दिया है, तो आसानी से आप लोग आंसर कर लेंगे, अन्यथा नहीं तो आपको इसका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, मन में फिगर बना हुआ रहना चाहिए। बताइए जी, विच सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन आफ्टर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद जी एक बच्चे का आंसर सही आ गया है, सी। सी बिल्कुल, अतुल कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। एच के वेरी गुड, सी। सी सही आंसर है। देखिए आपको क्या याद रखना है, ये चीज एकदम सीक्वेंस में लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने फिगर ऐड कर दिया था, आपको हेल्प कर मिल गया होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या आता है? रीनल कॉर्पोजल आता है। रीनल कॉर्पोजल में क्या है? ग्लोमेरुलस है। क्या है? ग्लोमेरुलस है। मैं शॉर्टकट में लिखते चलता हूं, ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? वोमेन कैप्सूल। उसके बाद ये दोनों मिला के एक ही जगह है ना, तो बोमेन कैप्सूल। उसके बाद क्या होता है? पीसीटी। उसके बाद क्या होता है? पीसीटी। देखिए ये क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, जहां पे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जहां की ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी के बाद क्या है? पीसीटी के बाद क्या है? पीसीटी के बाद बताइए क्या होता है? कहां गया पेन? हाँ जी, ये हमारा नीचे की ओर आ रहा है, यही है लूप ऑफ हेनले, यही है लूप ऑफ हेनले, ये जो है ना, ये लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले एक बार नीचे आ रहा है, तो पहले क्या होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीएल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डीएलओएच मतलब समझ रहे ना, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग वाला लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है माने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब असेंडिंग के बाद क्या होता है भैया? तो असेंडिंग के बाद क्या होता है? हमारा डीसीटी होता है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी के बाद क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है?
कलेक्टिंग डक्ट, जो कि ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहेगा, ग्लोमेरुलस, वोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज आफ्टर द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होगा, तो भैया क्या होगा, डीसीटी होगा। तो आंसर हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ट्यूब्यूल छूट गया, ट्यूब्यूल ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, विच सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज बिफोर द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पहले क्या होता है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। फिर पूछ देगा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी पहले क्या होता है, तो पीसीटी होता है, ठीक है, पीसीटी होता है। क्लियर? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। बताइए जी, मेजर ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का क्या है, मेजर ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का क्या है, बताइए, आंसर कीजिए। आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा मैं आंसर का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इजी इजी हैं, ठीक है जी, बताइए। हाँ जी, ए सही आंसर आ रहा है, किडनी, 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 बिल्कुल, वेरी गुड। किडनी आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ, किडनी आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का, जी बिल्कुल सही है, किडनी आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ। देखिए यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन है, ध्यान से मैं एक बार देना था, दो किडनी होता है, दो किडनी होता है। किडनी के बारे में क्या याद रखना है, किडनी क्या है भैया, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, दो किडनी होता है, 150 ग्राम वेट होता है किडनी का, एक किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम। किडनी के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, तो कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद किडनी जो है वो दो भाग में बटा होता है, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा मेडुला होता है, अंदर वाला क्या होता है, मेडुला होता है। क्लियर? क्लियर? और कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट आता है, तो रीनल कॉर्पोजल, रीनल कॉर्पोजल प्लस रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, जितने भी पीसीटी, डीसीटी और रीनल कॉर्पोजल हैं वो किस में आते हैं, कॉर्टेक्स में आते हैं। एक क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स में आते हैं। और मेडुला में क्या आता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जो आता है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, वो किस में आता है, मेडुलरी पार्ट में आता है जी। क्लियर? और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, मोर 1 मिलियन, तो दो किडनी में कितना हो जाएगा, 2 मिलियन, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी होता है, किडनी के बारे में थोड़ा बहुत बात बता दिया। फिर दोनों किडनी से एक एक यूरेटर पास, एक एक यूरेटर निकलता है, तो दो यूरेटर, कितना, दो यूरेटर, यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर, कितनी, 25 से 30 सेंटीमीटर यूरेटर की लंबाई होती है। उसके बाद यूरेटर के बाद बताइए, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बताइए यूरिनरी ब्लैडर का स्टोरेज का कैपेसिटी कितना है, कितना स्टोर कर सकता है, तो बताइए 400 से 500 ml, कितना, 400 से 500 ml स्टोर कर सकता है जी यूरिन, ठीक है। 250 से 300 यूरिन ml होता है, तो हम लोग ऐसा फील होने लगता है कि अब यूरिन पास आउट करना चाहिए, ठीक है जी। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या होता है, एक सिंगल यूरेथ्रा होता है, सिंगल यूरेथ्रा था, नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, यूरेथ्रा सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, फिर यूरेटर दो गो होता है और किडनी दो गो होता है। क्लियर? और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का खास बात क्या है, इसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका जींस स्ट्रेचेबल है ना, फैलता है, उसी तरीके से, इसी कारण से यूरिनरी ब्लैडर भी फैल पाता है ना, कि उसमें यूरिन स्टोर होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलिए क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है मास ऑफ एन एडल्ट किडनी इज अबाउट, बताइए जी, मास ऑफ एन एडल्ट किडनी इज अबाउट, आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। मैंने बोला ना कि ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज के दिन का, तो आपके अंदर एनर्जी भरना मेरा काम है जी। एक क्लास से आप लोग के अंदर इतनी मोटिवेशन और एनर्जी आ जाए कि आज दिन भर की क्लास आप पूरे एनर्जी के साथ अटेंड कर पाए जी। सभी का आंसर सही आ रहा है, बी, बी बिल्कुल क्लियर, 150 ग्राम्स, मास ऑफ एन एडल्ट किडनी इज अबाउट 150 ग्राम्स। क्लियर? क्लियर? चलिए जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पॉइंट छूट गया था, वाल्व के बारे में बताना मैं छोड़ दिया था, शायद छूट गया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको वाल्व के बारे में समझा देता हूं। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे, या फिर जिनको आंसर पता है वो आंसर कीजिए। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसको गार्ड कौन करता है, किसी को पता है आंसर, जी नहीं। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझना होगा, आपको मैं बता देता हूं। देखिए जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये तो आपको पता है, हमारा हार्ट कैसा चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है।
फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या है बताइए भैया। ये हमारा क्या होता है, राइट एट्रियम है, फिर ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है, सॉरी हाँ राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है जी, ठीक है जी। सुनिए, अब जो राइट एट्रियम से ब्लड नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, अब वापस फिर से ऊपर ना चल जाए इसके लिए वाल्व लगा रहा होता है। क्या बना होता है, वाल्व। वाल्व को एक आप ऐसे समझते हैं, वाल्व का काम क्या है पूछा जाता है, वाल्व का फंक्शन क्या है, तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन को शो करता है। मतलब ऐसा करता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो पाए, वापस ना जा पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि साइकिल में वॉलपिन लगा होता है, वॉलपिन देखे हैं ना, जिसमें कि आप हवा भरते हैं तो फिर हवा सिर्फ अंदर जाता है, बाहर नहीं आता है, ठीक है। वही बात है वहां पे वाल्व, वही चीज को वॉलपिन कहते हैं, वाल्व, वॉलपिन को ही वाल्व कहा जाता है, ठीक है जी। उसी जैसा काम करता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में यदि ब्लड आ गया तो वापस से वो राइट एट्रियम में न चल जाए, इसके रुकावट के लिए, इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास एक वाल्व प्रेजेंट होता है। अगर इधर इधर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए वाल्व जो प्रेजेंट है वो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर। फिर जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आती है उसमें भी वाल्व प्रेजेंट होता है, और उस वाल्व का नाम है मिट्राल वाल्व। इसका एक और नाम होता है बायकस्पिड वाल्व। क्या, बायकस्पिड वाल्व, बायकस्पिड वाल्व। क्लियर हो गया। मिट्राल वाल्व या फिर बायकस्पिड वाल्व हम लोग बोलेंगे, मिट्राल वाल्व या फिर बायकस्पिड वाल्व। क्लियर। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाल्व प्रेजेंट होता है वो बाइकस्पिड वाल्व, उसी का एक और नाम है मिट्राल वाल्व। क्लियर। और जो एक वाल्व और ध्यान रखना है वो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ऑर्टा में जाता है, देखिए ये ऑर्टा है ना, ऑर्टा में जो ब्लड जाता है यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्टिक वाल्व। और इसका एक और नाम है सेमी लुनार वाल्व। क्या, सेमी लुनार, सेमी लुनार वाल्व। और लुनार वर्ल्ड का मतलब होता है मून, लुनार वर्ल्ड का मतलब क्या था, मून, मतलब सेमी मतलब आधा, तो आधा चांद के आकार का होता है। ये कैसा आकार का होता है, आधा चांद के आकार। पूछा जाता है सेमी लुनार वाल्व का शेप कैसा होता है, तो आधे चांद के आकार का होता है। क्लियर। आधा, हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो सेमी मतलब आधा, लुनार मतलब मून होता है। ठीक है जी। तो मैं तीन वाल्व के बारे में बताया, ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम, ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे कि ये हार्ट है हमारा, ध्यान से देखिएगा, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। देखिए इधर हमारा तीन को देख देंगे, इधर हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, इधर हमारा बाइकस्पिड वाल्व है, और ये जो ऑर्टा में जाता है वहां पे सेमी-लुनार वाल्व होता है। तीन वाल्व याद रखेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने का फ्लो को कंट्रोल करता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम क्या है, मिट्राल वाल्व। फिर ये हमारा जो ऑर्टा में जाता है उसको ऑर्टिक वाल्व कहते हैं, उसका नाम क्या है, सेमी-लुनार वाल्व। क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम का जो ओपनिंग होता है राइट वेंट्रिकल में, वो किस वाल्व के थ्रू गार्डेड होता है, किस वाल्व के थ्रू, तो किस वाल्व के थ्रू भैया बताइए, फटाफट से बताइए, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, क्या, लेफ्ट एट्रियम टू इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, मिट्राल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। यही पर कहेंगे कि कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जो जाता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, वहां पे कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्टिक वाल्व यानी सेमी-लुनार वाल्व। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किन्हीं को डाउट है कमेंट में बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए। क्लियर हुआ तो यस यस लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वाल्व वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, छूट गया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करवा दिया हूं। समझ रहे हो जी, एक क्वेश्चन से मैंने पूरे वाल्व के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जी। यस यस, वेरी गुड जी, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ किडनी। किडनी का आउटर मोस्ट जोन इज लाइट इन कलर एंड हैज ए ग्रेनुलर अपीयरेंस। उसपे क्या होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस है। तो आउटर मोस्ट जोन, यहीं पे वर्ड पकड़ो ना भाई, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द किडनी। किडनी का आउटर मोस्ट जोन क्या कहलाता है बताओ, आउटर मोस्ट जोन क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स हमने बताया ना कि किडनी का बाहर वाला पार्ट जो कहलाएगा, ये जैसे ये किडनी है, ये किडनी है, इस तरीके से यहाँ यूरेटर निकलेगा, ये बाहर वाला पार्ट है। ठीक है जी। तो बाहर वाला जो पार्ट कहलाएगा वो कॉर्टेक्स कहलाएगा,
कॉर्टेक्स कहलाएगा, और ये अंदर वाला पार्ट जो कहलाएगा वो मेडुला कहलाएगा। तो और ऊपर से जो लेयर है वो लेयर कवरिंग क्या कहलाता है, कैप्सूल। जी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आउटर मोस्ट जोन पूछ रहा है, नॉट कि कवरिंग पूछ रहा है। अगर कवरिंग पूछता तो कैप्सूल आंसर जाता, लेकिन यहाँ आउटर मोस्ट जोन पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स। किन्हीं को कंफ्यूजन है जी? तुक्का लगाने का तरीका जी, तुक्का लगाने का तरीका लास्ट क्लास जी, लास्ट क्लास। अभी से तुक्का लगाने नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे जी। तुक्का तो लगाने बताऊंगा जी, बताऊंगा। उसकी प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक रहेगी। तरीके से तुक्का लगाने पर भी यदि आप 10 क्वेश्चन में मेरे तरीके से तुक्का लगाएंगे तो पक्का है कि 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन सही होने के प्रोबेबिलिटी रहेंगे। लेकिन हाँ, तुक्का मारने का तरीका में भी आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी आप तुक्का भी लगा पाएंगे। ऐसे नहीं तो अपने मन से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके अगर जो मार दोगे ए बी, तब तो फिर वो तो आपको भी आता होगा, वो तो आपको भी आता होगा। मेरा तुक्का लगाने का तरीका में ये इंक्लूड है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप अच्छे से तुक्का लगा पाओगे जी। तो इसीलिए अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है जी, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं तुक्का मारने के लिए भी आपको प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, यूरिनरी ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जिससे कि एक यूरेथ्रा बाहर निकलता है, यहाँ से 2 यूरेटर आता है, यहाँ से 2 यूरेटर आता है, आपको पता होगा। यूरेटर कहाँ से आता है, किडनी से आता है, किडनी से आता है। इस तरीके से मैं रफली फिगर बना दूं, किडनी से आता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट कौन कौन सा भैया, फंडस, फंडस, बॉडी, बॉडी, नेक, कार्डियक, कार्डियक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। नेक, कार्डियक। तो आपका नाम याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना याद रख लो, यूरिनरी ब्लैडर कितने पार्ट्स में होता है, 4 पार्ट्स में जी, 4 पार्ट्स में। वेरी गुड जी, डी आंसर आ रहा है जी, वेरी गुड। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल विच डीप्स इनटू द रीनल मेडुला। बताइए जी, रीनल मेडुला में कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का डूबा हुआ होता है। हमने एक बार अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया भी है, बताइए जी। हाँ जी, स्टोमक का भी होता है, ऐसा नहीं, कार्डियक एक कॉमन टर्म है ना, कार्डियक एक कॉमन टर्म। तब तो जी एएन सिंह का डाउट है कि स्टोमक का होता है, जी हाँ, स्टोमक का भी पार्ट 4 होता है, कार्डियक होता है, फंडिक होता है, बॉडी होता है, उसमें पाइलोरिक होता है, लेकिन इसमें नेक होता है, ठीक है जी। तो कार्डियक एक कॉमन टर्म है जी, समझे, कार्डियक एक कॉमन टर्म है, फंडस एक कॉमन टर्म है। कि अगर डोम शेप्ड कहीं भी स्ट्रक्चर है, देखो मैं बता देता हूं, अगर डोम शेप्ड कहीं भी स्ट्रक्चर है गुंबद के आकार का, तो उसको हम लोग फंडस कह देते हैं, ठीक है। एयर लाइक सैक स्ट्रक्चर है तो उसको एल्वियोलाई कह देते हैं। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है, वहीं पे ना मिल्क प्रोडक्शन होता है। ये सब क्या है, कॉमन टर्म है। अलग अलग बॉडी ऑर्गन में अगर वैसा अपीयरेंस, वैसा शेप है तो उसका नाम उसी हिसाब से दे दिया जाता है, समझे। कार्डियक पार्ट मतलब होता है क्या, कार्डियक पार्ट मतलब जहां से कोई चीज का क्या हो रहा है, कोई चीज का एंटरिंग हो रहा है, समझ रहे हो, एंटरिंग हो रहा है तो उस पार्ट को कार्डियक पार्ट कह देते हैं। जैसे कि यदि यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरेटर एंटरिंग कर रहा है तो वो किस पार्ट पे एंटरिंग करता है, तो कार्डियक पार्ट पे ही एंटरिंग करता है, समझे। तो ये सब क्या है, एक कॉमन टर्म है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो आपका आंसर बहुत बच्चों का सही आ रहा है, ए वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, डैश इज द ओनली पार्ट रीनल ट्यूब्यूल व्हिच डीप्स इनटू द रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में कौन सा पार्ट डीप रहता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। मैं एक बार लिख देता हूं, क्लियर, क्योंकि रात के क्लास में हमने अच्छे से समझाया था, लेकिन रात के क्लास में हमारे साथ ज्यादा बच्चे जुड़े नहीं थे, तो अब भी मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है जी। जो रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है बताइए। रीनल कॉर्टेक्स में हमारा रीनल कॉर्पोजल, रीनल कॉर्पोजल, ठीक है। रीनल कॉर्पोजल में क्या क्या आ गया, ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल प्लस रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल जितने भी हैं, चाहे पीसीटी हो या फिर डीसीटी हो, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। फिर अब हम लोग बात करते हैं रीनल मेडुला की, किसका बात करते हैं, रीनल मेड्यूला की, रीनल मेड्यूला की। तो रीनल मेडुला में क्या क्या आता है जी, रीनल मेड्यूला में क्या क्या, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, कोई बात नहीं जी, अभी मैं बता दे रहा हूं, आप लोग देख लेंगे रिकॉर्डिंग भी तो काम चल जाएगा, नेट प्रॉब्लम था तो। लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। रीनल मेडुला में क्या आता है, लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर, क्लियर चीजें समझ में आ गई। तो आपका यहाँ पे
यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन है जी। डैश इज द ओनली पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल विच टिप्स इनटू द रीनल मेडुला। रीनल मेडुला का बात आ रहा है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आंसर जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट आप आंसर ना ही करें, अगर जो दोनों ऑप्शन में है तो आप कलेक्टिंग डक्ट को ना माने, ठीक है जी। कलेक्टिंग डक्ट उतना मेजर रोल नहीं प्ले करता है जितना लूप ऑफ हेनले करता है, ठीक है जी। तो आपका आंसर चल जाएगा क्या, 28 को पेपर है, पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे जी, जितना कवर हो रहा है उतना पढ़ते चलो। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आपका पेपर कवर करा दिया जाए, ठीक है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूरेटर आर सिलिंड्रिकल ट्यूब्यूल। आपको जो यूरेटर दिख रहा है, यूरेटर जो दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल ट्यूब्यूल होता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है ये बताओ, ये बताओ कितना हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। क्लियर हो गया। तो चलिए जी, हमारा यूनिट सिस्टम का यहीं पे क्लास एंड होता है। एक छोटा सा क्लास था, आशा करता हूं कि आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आई होगी, आपसे क्वेश्चंस बने हैं ऐसा लग रहा है। चलिए जी, मैं आपसे अब बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है जी। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा बहुत मिल लेता हूँ। अब जिनको भी मुझसे बातें करनी है वो आप हैंड राइज कर लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 105 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जी बताइए, आज संडे है लेकिन अभी हम लोग संडे नहीं मनाएंगे, और क्रिसमस डे आप लोगों को सबको को मैरी क्रिसमस जी। आज मैरी क्रिसमस भी है, लेकिन मैरी क्रिसमस के शुभ अवसर पर आज आप लोग आप लोग एक चीज करिए कि आज दिन भर पढ़ाई करनी है, एग्जाम तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करना। अगर एग्जाम अच्छा जाएगा तो न्यू ईयर मनाने में भी मजा आएगा। चलिए जी, मैं वन बाय वन सभी स्टूडेंट को कनेक्ट करता हूँ जी। सबसे पहले मैं अन्नू वे, एक नई स्टूडेंट लग रही है, इनको कनेक्ट कर लेता हूँ जी। बताइए, अब तक आवाज जा रही है? मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ आवाज आ रही सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कैसी रही क्लास? अच्छी रही क्लास। मेरे को 24 नंबर जो क्वेश्चन समझाया था ना, वो वाला समझा दीजिए दोबारा। क्वेश्चन में क्या था जी? 24 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ जी। कुछ याद है 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? ऑफ द नेफ्रॉन इज आफ्टर द असेंडिंग लिम्स ऑफ, यही वाला था। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, मैं आपके डाउट को समझ गया। देखिए, मैं बिना स्क्रीन शेयर के बताऊं, समझ जाएंगे आप? जी जी ओके। जी देखिए, हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसमें एक आपको सीक्वेंस याद रखना है कि जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, इसमें हम लोग कैसे याद रखते हैं? पहले हमारा हेड आता है, उसके बाद हमारा नेक आता है, उसके बाद हमारा शोल्डर है, उसके बाद हमारा पेट है, समझ रहे हो? जी जी इसी तरीके से जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? रीनल कॉर्पोजल, जिसमें क्या क्या आते हैं? ग्लोमेरुलस आते हैं, और कटोरा जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है? बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, जी जी समझ रहे? उसके बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझ रहे हो? जी जी पीसीटी में क्या होता है बताओ? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीटीसी में। बोलो, पीसीटी में, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जाता है उसको क्या कहते हैं? लूप। एक सेकंड, हल्ला हो रहा है, थोड़ा शांत करवाइए जी बाहर थोड़ा। देखिए, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। तो पीसीटी के बाद जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले को यदि डाउनवर्ड जा रहा है, यदि डाउनवर्ड जा रहा है तो वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थोड़ा सा रुक जाइए, डिसेंडिंग ग्लूकोज। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा आशीष जी शांत करवाइएगा, ठीक है। सुनिए, पीसीटी के बाद जो ये लूप बना होता है उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो यदि नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर की ओर आ रहा है तो असेंडिंग, ठीक है जी। सीक्वेंस, जी डिसेंडिंग जी लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आ जाएगा जी? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो वही चीज वहां क्वेश्चन था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी ऊपर जो चढ़ रहा है लूप ऑफ हेनले, उस लूप ऑफ हेनले के बाद जो क्या आता है? डीसीटी आता है, समझ गए? जी 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 क्लियर हुई? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे जी जी। जी। धन्यवाद। और कोई डाउट? नो सर। चलिए मैं दूसरे स्टूडेंट को कनेक्ट कर लेता हूँ जी। चलिए जी, अजीत यादव। चलिए जी, अजीत यादव, आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर कर एक सर मिसलेनियस नहीं करा देंगे क्वेश्चन अब सर। अच्छा, मिला के पूरा? जी सर, बहुत ध्यान नहीं बचा है, तो इसे सर में मिसलेनियस क्वेश्चन बनाते हैं ना सर, तो सही रहता, सारे कवर हो जाते एक साथ में। हाँ हाँ, मतलब क्या मिसलेनियस कहने का मतलब है कि पूरा सिलेबस का सिर्फ एचएपी का एक मिसलेनियस बना दूं मैं?
हाँ सर, वही ना, एचएपी वाला जिस टॉपिक से सर आएगा। एक तो वो किया है कि इस टॉपिक से सर आएगा, तो उसी चैप्टर का सर मिसलेनियस करके क्वेश्चन अब सर। देखिए टॉपिक तो सारा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 15 चैप्टर आपके एचएपी में है, 15 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपका बात मानता हूँ, एक मिसलेनियस पेपर सेट करता हूँ लगभग 50 क्वेश्चन का। ठीक है जी, जी सर। चलेगा? जी सर। जी सर। 40 से 45 क्वेश्चन का एक सेट करता हूँ पेपर, जिसमें कि कोशिश करता हूँ मैं उदित सर से बात करके कि सर प्रोवाइड कर दे। हाँ जी, कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा आपका एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा जी, क्या नहीं? सर चैप्टर वाइज का समय नहीं रह गया अभी सर। हाँ सर, ये तो हम लोग को भी पता है। देख रहे हो, मैं अभी क्या बताऊं, अभी सो के उठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आपको देखने से भी लग रहा होगा। जी रात सर। में लगभग 3 बजे तक आपके कंटेंट का मैं तैयार कर रहा था, बायोकेमिस्ट्री की कंटेंट। जी सर। सर अगर क्लास सर 9 बजे के बाद लेते सर, वो वाला मिसलेनियस वाला, सर हम भी अटेंड कर पाते सर। जॉब का करते हैं, 8 बजे छूटेंगे सर। अच्छा अच्छा, रात के 9 बजे। जी सर, अगर ले लेते तो सब बहुत बेटर रहता। जरूरी नहीं है कि आज ही मैं मिसलेनियस का क्लास करवा दूं, क्योंकि अभी मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि पहले 15 चैप्टर कवर किया जाए। ये हमारा 7वां चैप्टर है, तो कल या परसों तक में मैं लास्ट डे में करवाऊंगा वो चीज। ठीक है जी, 27 सर तारीख को। नाइट में ही लीजिएगा सर, 8 बजे के बाद ही सर। हाँ, मेरी क्लासेस प्रॉपरली लगभग रात को ही होती है, 10 से 11 के बाद। ठीक है जी। रहता है सर आप। जी जी सर, अटेंड करता हूँ, बट सर वही जी सर वो धन्यवाद हो गया। धन्यवाद। अभी देख सकते हैं, इसीलिए सर डाउट बना रहता है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो ना। जी सर। जी जी जी, चलिए चलिए जी, धन्यवाद। मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, गोविंद राम। जी गोविंद राम, बताइए। गोविंद राम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसी रही क्लास? बढ़िया सर, बहुत अच्छी क्लास थी। एनर्जी ठीक ठाक है? मतलब अब क्लास करने में मन लगेगा पूरा दिन भर? जी जी सर, नींद तो आती नहीं सर आपकी क्लास ले गई। अरे बस यही काम करना है, मैं स्टार्टिंग में आपकी नींद तुड़वा देता हूँ, फिर लास्ट दिन भर आप पढ़ो अच्छे एजुकेटर से, फिर रात में मैं आपको, इसीलिए मैं रात में क्लासेस रखता हूँ, ताकि पता है मेरे क्लासेस में बच्चों को मैं रात में नींद भी आ रही होगी तो पढ़ा दूंगा। समझ जी रहे हो जी ना? सर। जी सर। जी वेरी गुड। और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? क्वेश्चंस बन रहे थे ना आज? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर जो अपनी किडनी होती है सर, 24 घंटे में कितना सर फिल्ट्रेशन कर सकती है? अपनी किडनी 24 घंटे में कितना फिल्ट्रेशन कर सकती है सर? कितनी फिल्ट्रेशन कर सकती है? जी देखिए, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करता है। इतनी कर सकती है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जी इसको सर। हम लोग लीटर में कर सकते हैं, तो लीटर में भी बहुत ज्यादा होता है, गैलन्स में भी बहुत ज्यादा होता है जी, किडनी पे डिपेंड करता है। जी सर। और एग्जैक्ट डाटा में मुझे पता नहीं है, मतलब पढ़ा हूँ, मतलब एग्जैक्ट डाटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। जी सर, मैंने क्योंकि पढ़ा ब्लड था आप तो। ऐसा देखो ना, ब्लड सर्कुलेशन कितना फास्ट होता है, बार बार ब्लड किडनी के पास जाता है, फिल्टर होता है, फिर वही ब्लड वापस जाता है, समझ रहे हो? जी सर, मैंने सर पढ़ा था एक ये तो 180 लीटर कुछ बताया था। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, 180 लीटर, समझ रहे हो कुछ? हाँ, ज्यादा ही होता है जी, थैंक यू सर, लगभग। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अब मैं नीम मलिक को कर लेता हूँ कनेक्ट। जी नीम मलिक, बताइए। नीम मलिक, आप तक आवाज जा रही है? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए जी, कैसा रहा क्लास? अरे सर क्लास, सर आप बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। पर सर एक प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। वो क्या रहता है कि आपका क्लास ना कभी कभी निकल जाता है। एक तो जॉब करते हैं हम, तो इस वजह से कल का क्लास मैंने आपका देखा था 11 से 12 जो चला था, तो थोड़ा सा ही हमें आया था। और दूसरा सर, रात में साला नेट इतना प्रॉब्लम कर गया कि बस बता नहीं सकता। रात तो ऐसा लग रहा था कि फोन फोड़ दूं मैं। नेटवर्क इशू के कारण मेरे को क्लास लेने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बहुत ज्यादा तो सर मैं चल, किसी से मैंने बाहर रह के बहुत, क्लास लेता हूँ आपके। जी मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो चला ही नहीं। तो सर मैं एक बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना अपना क्लास पहले से हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप इतने बजे आ रहे हैं, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ एकदम बैठ जाएं। मेरा क्लास, आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, मेरा क्लास रात में 10 से 1 के बीच में चलता है। ठीक है जी। जी और दिन में 11 से 12, 11 से 1 के बीच चलता है। जी, जब भी क्योंकि सर अब चलेगी तो लगभग इसी समय चलेगी। कभी कतार बीच में अगर स्लॉट खाली हुआ तो मैं शाम में क्लास लेता हूँ, समझ रहे हो? जी जी, क्योंकि अब 2 दिन तो बचे ही हैं। आज 25 होगी, 26 एंड 27 बस, और 28 में तो बैठ ही जाना है सर 11 बजे से। हाँ बस
27 तक ही पढ़ना है, 28 को कुछ मत पढ़िएगा। जितना हो सकेगा उतना हम लोग कर देंगे। अभी ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना, फार्मास्यूटिक्स। जी ये जी तीनों सर। सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, और ये सब जो एचएपी वगैरह जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। और सर एक भाई ने अभी बोला था मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए आपसे कहा था, यस, आप मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहे हो तो उनको ना एक बार थोड़ा सा ऐसा करके बता देना कि बस रखते ही उड़ा दें। अच्छा जी। तो मिसलेनियस क्वेश्चन लास्ट क्लास मिसलेनियस का ही रखेंगे, जितना चैप्टर कवर हो पाएगा, अन्यथा फिर 27 तारीख को जो रात में क्लास होगी वो मिसलेनियस की क्लास होगी, 50 क्वेश्चन की सेट होगी, ठीक है जी। कि उसमें से सर बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन सेट होते हैं तो बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा मिसलेनियस से सर। हाँ, मैं 50 क्वेश्चन सेट करूंगा जी, और 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर का मैं नहीं करूंगा, पहले आप ही लोग से करवाऊंगा। जी 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 बिल्कुल सर। ओके, थैंक इससे यू क्या थैंक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा जी आप लोग का, ठीक है यू। जी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ओके, जी, थैंक आप लोग के थैंक यू जी, यू। थैंक यू, धन्यवाद। जी। चलिए जी, अब जितने भी बच्चों के डाउट हैं अब मैं नेक्स्ट क्लास में ही सुनूंगा, ठीक है जी। तब तक आप लोग अब नेक्स्ट क्लास पढ़िए। 12 बजे से भी क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होगी। अब आप लोग खाना पीना खा पी करके आराम से बैठ जाइए, और दिन भर आप लोग ऐप पे लाइव क्लासेस का मजा लेते रहिए, सीखते रहिए, उसके बाद एग्जाम दे करके आइए, ठीक है जी। धन्यवाद। अब मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके जी। जिनका भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में रात के 10 से 11 वाले क्लास में आइएगा, ठीक है जी। चलिए।